भारतीय जनता पार्टी का इस जिले से आजीवन तक सफाया रहेगा। ये जो वसूली का काम है ये आए दिन चलता तो जरूर होगा, लेकिन हमारे कार्यकाल में ये वसूली नहीं चलेगी। जी, आपके जिले के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं धर्मराज मौर्य ने कहा कि आपको महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े जानना है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं जिले के। तमाम श्रद्धालु इसी कौशाम्बी से प्रयागराज गए, आपने किसी को भी एक गिलास पानी नहीं पिलाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी दुकानों को उजाड़ने का काम किया सिर्फ प्रधानमंत्री जी के काफिले को निकलने के लिए। अब हम इसको ज्यादा उजागर कर देंगे तो फिर वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। एक आप युवा नेता बनना चाहेंगे या जिस तरीके से आपने दलितों की बात की, दलित नेता बनना चाहेंगे, आगे किस तरीके से आप? देखिए, लोगों की आवाज ऐसे नहीं उठा सकते, एक तौर तरीका है लोकसभा का भी। आपने स्पीच के दौरान ये भी कहा था कि जब मैं चुनाव लड़ने गया तो लोगों ने मेरे हाथ से पर्चा नहीं लिया। कौन लोग थे और कहाँ का ये मामला था? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के ही जिला अध्यक्ष है तो वो तो अपनी बात कहेंगे ही और हमारे विरोध में बात कहेंगे। आपके स्पीच के पोस्ट पे मैं देख रहा था तमाम कमेंट आ रहे थे कि आपने कौशाम्बी के लिए कुछ नहीं मांगा, आपने पूरे देश की बात कर ली, वाराणसी की बात कर ली, लेकिन कौशाम्बी के लिए कुछ नहीं आपने बात। लेकिन सच्चाई बहुत परे। मैं पुष्पेंद्र हूँ, मेरे हौसलों में जान बाकी है, कौशाम्बी को सजाने को मेरे अरमान बाकी हैं। मैं सांसद हूँ मगर सरहदों को ये ऐलान करता हूँ, वतन में सिर कटाने को मेरे अरमान बाकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कौशाम्बी लाइव पर। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आपने राष्ट्रपति अभिभाषण में पहली बार स्पीच दी है, कैसा अनुभव रहा सांसद जी? देखिए, अनुभव बहुत अच्छा रहा। हालांकि वो स्पीच मैंने रात के 9 बजे दी, बहुत संघर्षों के बाद, और सब मुद्दे मैंने कवर किए, चाहे हमारे नौजवानों के हों, किसानों के हों, हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाइयों के हों, सब के लिए मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम किया। जी, आपकी स्पीच के दौरान जो है स्पीकर सर बोल रहे थे कि ये गलत है, और किसी अन्य साथी ने कहा कि नहीं अभी नौजवान है, बोलने दीजिए। ऐसा क्या बोल दिया था आपने? देखिए, मैंने उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से हमारे नौजवानों का हक छीना जा रहा है, और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी दुकानों को उजाड़ने का काम किया सिर्फ प्रधानमंत्री जी के काफिले को निकलने के लिए। तो वो स्पीच का पार्ट हमारा कार्रवाई से एक्सपंज भी किया गया, हटाया भी गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होकर के चिल्लाने का काम किए थे, और स्पीकर ने हमको बोला भी था, लेकिन हालांकि हमने वो बात को मजबूती से रखा और सबने सुना भी, तो ये वो कार्रवाई थी। आपके जिले के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं धर्मराज मौर्य ने कहा कि आपको महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े जानना है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं जिले के। तमाम श्रद्धालु इसी कौशाम्बी से प्रयागराज गए, आपने किसी को भी एक गिलास पानी नहीं पिलाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास 7,500 करोड़ का बजट था। 7,500 करोड़ का कोई बजट जब लेकर आता है तो उसमें मैनेजमेंट जो होती है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सपा सरकार में भी हुई थी महाकुंभ की तैयारियां, लेकिन जिस तरीके से अब की बार एक बड़े लेवल पे लोगों की जान गई है, और मैं तो सरकार से जवाबदेही मांगी जैसे पूरी जनता मांग रही है कि आंकड़े छुपाए क्यों जाते हैं। जब आपके पास 40 करोड़ आंकड़ों का ये आंकड़ा है कि 40 करोड़ लोगों ने डुबकियां मार दी, तो आपके पास हज़ारों लोगों के आंकड़े नहीं है जो वहाँ पे मरे। तो सरकार छुपाने का काम क्यों करती है, और अपना जब प्रचार करना होता है तो सबसे आगे होती है, अपनी नाकामी जब आती है तो सबसे पहले पीछे भागती है। अपनी स्पीच के दौरान ये भी कहा था कि जब मैं चुनाव लड़ने गया तो लोगों ने मेरे हाथ से पर्चा नहीं लिया। कौन लोग थे और कहाँ का ये मामला था? देखिए, ये गाँव था। अब हम इसको ज़्यादा उजागर कर देंगे तो फिर वहाँ पर बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन जब हम अपने साथियों के साथ गए थे तो ये हमने लगा कि हमारे लोग जहाँ पे रहते हैं ये सामाजिक न्याय नहीं मिलता है उनको। अभी भी ये ज़मीनी हकीकत है कि इतनी बड़ी पंचायतें हो गई हैं, इतने बड़े भाषण हो गए हैं, बाबा साहब को हर भाषण में इंक्लूड करा जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन सच्चाई बहुत परे है। और अभी भी ये हमारे समस्याएं हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे समाज के लोगों को झेलनी पड़ती है। तो अगर मैंने वहाँ पे प्रतिनिधि होते हुए अपने लोगों की आवाज़ उठाई तो मुझे लगा ये मैंने सही किया। लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य कहते हैं कि आप किसी कैडर के कार्यकर्ता को, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को आप ये पर्चा दे रहे थे, इसलिए उसने मना कर दिया, बाकी ऐसी कोई समाज में भेदभाव नहीं है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के ही जिला अध्यक्ष है तो वो तो अपनी बात कहेंगे ही और हमारे विरोध में बात कहेंगे। हमारे समाज के लोग जानते हैं, हमारे साथी जानते हैं, और अगर ऐसी बात रहती तो हम खुद यहाँ से सांसद नहीं चुने जाते। तो हमारा समाज, हमारे लोग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का इस जिले से आजीवन तक सफाया रहेगा। देश के आप सबसे युवा सांसद हैं, तो एक आप युवा नेता बनना चाहेंगे या जिस तरीके से आपने दलितों की बात की, या दलित नेता बनना चाहेंगे, आगे किस तरीके से आपका? देखिए, मैं युवा हूँ, युवाओं को बहुत बड़ी आशा है मुझसे, लेकिन मैं युवा का सांसद नहीं हूँ, मैं सब समाज का सांसद हूँ, और हमने हर समाज का वोट मांगा है, हर समाज से वादे किए, हर समाज का हमको वोट भी मिला है।
और मैं सब समाज के लिए सांसद हूँ, सबसे पहले कौशाम्बी का सांसद हूँ। जी जी पुष्पेंद्र जी, आज भी सिस्टम में अपने ज़मीन नापने के लिए, विद्युत विभाग में बिल कम करने के लिए, इवन राशन कार्ड बनवाने और उसमें यूनिट बढ़वाने के लिए भी घूस दिया जा रहा है। तो किस तरीके से आप इस पर भ्रष्टाचार पर आप किस तरीके का? देखिए, विद्युत विभाग की जो बात रही, हमने विद्युत विभाग की अलग बैठक भी की थी और हमने अपने समाज को ऐलान भी कर दिया था, अपने नौजवानों को, सब साथियों को, कौशाम्बी के लोगों को, कि जिनका भी बिल ज़्यादा आ रहा है वो कोई भी बिल नहीं भरेगा, सिर से अपनी मीटर की रीडिंग होगी। और विद्युत अधिकारियों को हम हर पर्चे में लिख भी देते हैं कि उनसे मिलने का काम करें, क्योंकि उन्होंने वह गलती मानी है कि गलती उनकी ओर से है। रही बात लेखपालों की, तो लेखपाल के विरोध में एक प्रदर्शन भी अभी डीएम कार्यालय में हुआ था, जिसमें हमने डीएम को फ़ोन करके सूचित किया था कि उनकी सुनवाई हो। जो लेखपाल गलत काम कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, वैसा कार्रवाई उन पे हो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग है, हमने उस दिन अधिकारियों को भी ये बिल्कुल कहा था कि ये जो वसूली का काम है, ये आए दिन चलता तो ज़रूर होगा, लेकिन हमारे कार्यकाल में ये वसूली नहीं चलेगी। जी, एक अंतिम सवाल है कि आप युवा हैं, बहुत फिट है, इसका राज क्या है? देखिए, खेल कूद है। हम युवाओं से बिल्कुल कहेंगे कि खेला कूदा करें, पढ़ाई लिखाई भी करा करें, लेकिन खेल कूद बहुत ज़रूरी है और उससे बहुत माइंड रिलैक्स भी होता है। और हम आगे चल करके अपने युवाओं के लिए, खास करके स्पोर्ट्स के लिए काम करना ज़रूर चाहेंगे। मुझे याद है आपने कहा था कि जब हम सांसद बनेंगे तो यहाँ तमाम रोजगार और तमाम जो सरकार आएगी, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है कौशाम्बी में? देखिए सर, प्रथम तो मैंने एजुकेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय के लिए मांग की है। माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस पंचवर्ष केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे खुल जाएगा। तो हालांकि सरकार नहीं है, अब वादे तो होते हैं, बातें तो होती हैं। तो सबसे मजबूती से अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सर्वप्रथम होकर के अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन यही बात जहाँ पे उनके सदन में रखनी हो या फिर मंत्रियों से मुलाकात करनी हो, इनकी जो भी, चाहे स्टेडियम की मांग हो, चाहे स्कूलों की मांग हो, हर चीज़ की मांग हम वहाँ पे चिट्ठी लिख करके ज़रूर देते हैं। आपके स्पीच के पोस्ट पे मैं देख रहा था, तमाम कमेंट आ रहे थे कि आपने कौशाम्बी के लिए कुछ नहीं मांगा, आपने पूरे देश की बात कर ली, वाराणसी की बात कर ली, लेकिन कौशाम्बी के लिए कुछ नहीं आपने आवाज़ उठाई। देखिए, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे स्पीच थी, वो बजट पे स्पीच नहीं थी। बजट पे हमें बोलने का मौका नहीं मिला। जब हम बजट पे बोलेंगे, अब की बार बजट सत्र चालू होने वाला है, तो कौशाम्बी के अलग पूरी मांगे हैं, हमारे पास पूरी फेहरिस्त लिस्ट है, हम वो मांगने का काम करेंगे। हर भाषण का, हर एक डिस्कशन का वहाँ पे एक अलग तरीका होता है। हर भाषण में हम हर मांग नहीं रख सकते, हर लोगों की आवाज़ ऐसे नहीं उठा सकते, एक तौर तरीका है लोकसभा का भी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे थी, वो राष्ट्र की बात थी, तो राष्ट्र की बात हमने रखने का काम किया। जब बजट पे डिस्कशन होगा तो हम इनकी मांग रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।